कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है आपको रूबरू कराना उन विभूतियों से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। आज का जो कार्यक्रम है बड़ा ही विशिष्ट है, बिकॉज आज जो हमारे अतिथि हैं वो बहुत कम उम्र में उन्होंने कई ऊंचाइयों को छुआ। ऊंचाइयों का मतलब है वो अभी आप जान जाएंगे कि किस ऊंचाइयों को छुआ है। तो मैं परिचय कराना चाहूंगा और बहुत बहुत स्वागत करूंगा श्री मिस भाग्यश्री सावंत का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। मिस भाग्यश्री सावंत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की होल्डर हैं। आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं। आप मिस मुंबई यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रह चुकी हैं। आप कराटे की लड़ाकू हैं या फाइटर हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं, एथलीट हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिस्ट रही हैं। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। आप टेडेक्स में बोलती हैं, स्पीकर हैं। और आपको यंग साइंटिस्ट अवार्ड से शोभित किया गया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रिसर्च में। तो एक बार पुनः आपका स्वागत मिस भाग्यश्री सावंत हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। मिस भाग्यश्री सावंत, आपके पहले मैं, क्योंकि आपको इस फील्ड में तो सब जानते हैं कि आपने इतने रिकॉर्ड बनाए, आपने साइकिलिंग में रिकॉर्ड बनाया, आपने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और आप टेडेक्स में इतना बोली हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है और वो जानने में बहुत उत्सुक होंगे। पहला तो यह कि आप पैदा कहाँ हुई और आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। मिस भाग्यश्री सावंत प्लीज। मेरा जो जन्म हुआ था वो मुंबई में ही हुआ था और मैं लगभग मुंबई में ही पली बड़ी हूँ। बस पिछले 5 सालों से मैं बैंगलोर में, जब मैं यहाँ मेरी मास्टर्स की पढ़ाई करने आई थी तब से मैं बस पिछले 5 साल बैंगलोर में हूँ। पर मेरी जो परवरिश हुई थी वो बहुत ही एक लाजवाब तरीके से हुई थी, क्योंकि मेरी जो नानी थी उन्होंने मुझे पाला बड़ा किया। क्योंकि मम्मी डैडी काम पे जाते थे तो नानी ने जो मुझे सारे लेसन सिखाए हैं लाइफ में, वो सारे लेसन बहुत ही बढ़िया रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि मेहनत करना, सच बोलना और जो भी आपकी जो ड्रीम्स है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उस पर डटे रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अपनी ख्वाहिश के लिए काम करते हो, उससे ज्यादा मजा आपको किसी भी काम में नहीं आता। तो इसी से जो मेरी शुरुआत हुई थी, मेरी स्पोर्ट्स और एजुकेशन की शुरुआत एक्चुअली साथ में ही हुई थी। क्योंकि मेरी मम्मी ने और मेरी नानी ने हमेशा यही बताया था कि दोनों चीजें लाइफ में इम्पोर्टेंट है बैलेंस करने के लिए। और जब स्पोर्ट्स की बात आती है और एजुकेशन की बात आती है, नहीं, मैं स्पोर्ट्स पे बाद में आऊंगा। पहले प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ हुई? मुंबई में? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो मुंबई में आर-लीडे गुड काउंसिल हाई स्कूल में हुई थी। और वहां पे मेरे जो प्रिंसिपल थे तब, फादर कार्लस डायस, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें डिसिप्लिन सिखाई थी। हमें सिखाया था कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि स्कूलिंग में जो ये हमें जो मॉरल एजुकेशन मिलती है, हमें तब पता नहीं चलता कि ये मॉरल एजुकेशन सीख के हम क्या करेंगे। बट अब जब हम बड़े हुए हैं तब उस एजुकेशन का जो महत्व है वो हमें अभी पता चल रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मॉरल एजुकेशन। क्योंकि भले आपके सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज या स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पे कितने भी मार्क्स हो, बट अगर आप में मॉरल्स नहीं है तो इस दुनिया में थोड़ा टिकना मुश्किल है।
तो सारे टीचर्स ने हमेशा वो प्रोत्साहन दिया था। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई थी, मैं कौन? पहले गुरु नानक खालसा कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ने गई थी। पर कंप्यूटर साइंस इसलिए क्योंकि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे एक पायलट बनना था। बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि ट्रिग्नोमेट्री वाला जो सब्जेक्ट है या फिजिक्स वाले जो सब्जेक्ट है वो मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे थे। और उसी दौरान मेरी एवरेस्ट की चढ़ाई हुई थी, तो मैंने 2 साल मेरी 12वीं की एग्जाम नहीं दी थी। नहीं, और मैं यहाँ आपको तो आपने, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स नहीं जम रही थी, तो आप पायलट के लिए आपने छोड़ सोचा कि अब नहीं आप बन पाएंगी। तो फिजिक्स आप नहीं जम रही थी। फिजिक्स नहीं जम रही थी, तो आपने उसके बाद एकदम एवरेस्ट पे तो बाद में गई होंगी, लेकिन पहले सोचा होगा, क्योंकि एवरेस्ट का जाने का आपका दिमाग में आपको कहाँ से आया कि आपको एवरेस्ट पे जाना है? किसने आपको प्रोत्साहित किया, या आपके मन में बचपन से था कि आपको हिमालय पे जाना है? जी, मैं जब चौथी कक्षा में थी, तब एक चैप्टर था हमारे इंग्लिश में जिसका नाम था माउंट एवरेस्ट। और उस चैप्टर में बचेंद्री पाल जो थी, तो जो फर्स्ट इंडियन लेडी क्लाइंबर है, उन्होंने उनकी जो पूरी जो जर्नी थी वो सारी नरेट की थी। और इसी जर्नी को जानकर हमें बहुत ही एक बच्ची जो थी 8 साल की, उसे वो इंस्पिरेशन मिली थी कि बड़े होकर मुझे भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। तो जैसे मैं बड़ी हुई, मैं उस ड्रीम के बारे में, जो बचपन की मेरी ख्वाहिश थी, उसके बारे में मैं भूल गई थी। बट जैसे मैं 12वीं कक्षा में आई, तब मेरे जो महाराष्ट्र की कृष्णा पाटिल है, उन्होंने क्लाइंब किया था। तो उनके बारे में मैंने न्यूज पढ़ी और तब याद आया, अरे बचपन में मैंने भी सोचा था मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है। और तब तक मुझे सच बोलूं तो पता भी नहीं था कि माउंट एवरेस्ट एक्चुअल में क्लाइंब होता है या नहीं होता है, कर सकते हैं नहीं, क्योंकि पता नहीं था कि वो सच रियल स्टोरी थी या एक फिक्शन थी। तो उसी को लेके फिर बाद में मैं 17 साल की थी जब मुझे ये जानकारी मिली, और उसके बाद ये जो मेरी 8 साल की जो ख्वाहिश थी, फिर वो यही से शुरू हुई। तो आपने बताया कि आप उस वक्त 12th में थी जब जी, आपके मन में ये विचार आया, तो आपने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था? मुझे 2 बार 2 साल एग्जाम देने की लिए बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि जो हमारी 12वीं की एग्जाम थी कंप्यूटर साइंस की, और जो एवरेस्ट का क्लाइंबिंग सीजन था, वो दोनों एक ही समय पे होता था। तो अब मेरे लिए मुझे हमेशा चूज करना था कि एवरेस्ट चूज करना है या एग्जाम। तो मेरी जो चॉइस थी वो बहुत क्लियर थी कि मुझे माउंट तो एवरेस्ट चूज आपने करना है। जब एवरेस्ट के बारे में सोचा, तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग, उसकी तैयारी, वो आपने कैसे सोची? क्योंकि आप मुंबई में थी, पहाड़ों में तो थी, तो उसके बारे में, और आपको अपने पे इतना भरोसा था कि आप चढ़ पाएंगी पहाड़ों में? क्योंकि मुंबई में तो आज पहाड़ कोई होता नहीं है। जी, जी। सही है। सो जब मेरी ये जो ख्वाहिश थी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पर फिर भी मैं एक नेशनल एथलीट थी उस समय, और नेशनल साइक्लिस्ट थी। सो एंड्योरेंस और फिटनेस के मामले में तो मैं बहुत तगड़ी थी वैसे। बट जो तो टेक्निकल नॉलेज था। नहीं, एक मिनट, तो आप इसका मतलब पहले नेशनल एथलीट हो चुकी थी? हाँ जी। किस किस फील्ड में थी आप नेशनल एथलीट? हम जो हर्डल्स इवेंट थी, पहले मैं उसमें थी। बाद में फिर एक पैर की थोड़ी इंजरी हुई, फिर मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की तरफ मुड़ी। और उसको और रिलैक्स करने के लिए साइकिलिंग की तरफ। जो मेरे स्कूल के डेज में ही मैं नेशनल एथलीट, इंटरनेशनल कराटे फाइटर, नेशनल साइकिलिस्ट रह चुकी हूँ। तो नेशनल साइकिल मींस कि आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया था आपने? हाँ जी, मैंने स्टेट को नेशनल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया था और 4th आई थी। आप 4th आई हाँ थी। जी। और हर्डल में आपकी क्योंकि लेग इंजरी हो गई थी, इसलिए उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाई थी? हर्डल नेशनल्स तक तो बहुत अच्छी खासी थी। और जी। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जैसे मेरा एज ग्रुप बढ़ता गया, हम्म। हर्डल्स की हाइट बढ़ती गई, पर मेरी हाइट उतनी ही रह गई। तो जी, हर्डल्स और लगभग मेरे हाइट के हो चुके थे, तो मुझे स्पोर्ट चेंज करना पड़ा बाद में। ठीक है, साइकिलिंग पे हम बाद में आएंगे। तो अब आप एवरेस्ट की बात कर रही थी, तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थी एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए। तो आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? क्या मुंबई में कोई इस तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, या कहीं और जाना पड़ा आपको इस ट्रेनिंग लेने के जी, लिए? मेन तो एक चीज है, एवरेस्ट पे आप जब जाते हो, आपकी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, जो अल्टीट्यूड है, और टेक्निकल नॉलेज, ये 4 चीजें आपको बहुत जरूरी है। सो मेरी फिजिकल और मेंटल फिटनेस तो वैसे थी ही। एक तो बस मुझे अभी देखना था कि अल्टीट्यूड को मैं कैसे अडेप्ट करूं, और उसके अलावा जो टेक्निकल नॉलेज थी। तो अल्टीट्यूड की जब बात आती है, मुंबई में एक जिम था जो हाई अल्टीट्यूड जिम था। उस जिम में चेम्बर्स होते हैं जहाँ पे वो वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है उसे बहुत कम करते हैं। सो जनरली अबाउट 13% ऑक्सीजन लेवल उसमें रखते हैं, और उसमें हम एक्सरसाइज करते हैं। तो उस वो मैंने लगभग 1.5 महीने के लिए किया था, ताकि मैं जब एक अल्टीट्यूड पे जाऊँ तो मुझे
उस अल्टीट्यूड से कोई चैलेंज ना हो, कोई हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ना हो या अक्यूट माउंटेन सिकनेस ना हो। पर उसके अलावा मैं जब नेपाल में गई, मेरी जो ट्रेनिंग जो एवरेस्ट के पहले थी वो लोकली नेपाल के शेरपास के साथ हुई। तो मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करने के पहले भी एक चैलेंज दिया गया था कि आइलैंड पीक करके एक माउंटेन है जो लगभग 6200 मीटर का पहाड़ है। अगर आप ये क्लाइंब करोगे तो ही आपको एवरेस्ट के लिए हम जाने देंगे। और वो जो आइलैंड पीक था वो मैंने पहले ही बारी में सबमिट कर लिया था, क्लाइंब कर लिया था। तो उसके बाद फिर मुझे एवरेस्ट के लिए हरा झंडा मिल गया था कि आप जा सकते हो। तो आप ये बताएंगी कि जब आप एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए गई तो इसमें क्या काफी सरकारी परमिशनों की जरूरत पड़ती है या कोई भी जाके एवरेस्ट पे चढ़ सकता है? एक तो है कि आपको बेसिक या एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जैसे हम जानते हैं एवरेस्ट नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, और जो वहाँ की जो परमिट्स है वो सारे बहुत महंगे हैं। सो फाइनेंशियली ये बहुत ही महंगा स्पोर्ट है, क्योंकि एक बार एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए आपको 30 लाख रुपए लगते हैं। तो ये 30 लाख रुपए मिस सावंत कहाँ से आए आपके पास? आपके पास थे ये 30 लाख रुपए उस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। 30 लाख, 3 लाख बोलोगे तो भी कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जब ये बात उठी थी तब मैं सचमुच कहती हूँ कि आई फील वेरी ब्लेस्ड। क्योंकि एक तो थी कि मेरी नानी जो थी उन्होंने उनके सारे गोल्ड ज्वेलरीज, और मेरी मम्मी ने भी अपने सारे गोल्ड ज्वेलरीज तो उन्होंने बेच दिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसकी शादी के लिए बचा के क्या फायदा जब हम इसका सपना पूरा करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो इस ऐसे करके थोड़े कुछ यहाँ वहां के लाख जमा हो गए। पर उसके बाद एक आर्टिकल आया था महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर में, जो बहुत लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र की 18 साल की लड़की एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती है। तो कई अनजान लोगों ने छोटे छोटे डोनेशन दिए। कुछ लोगों ने 11 रुपए भी भेजे हैं हमको, कुछ लोगों ने 10,000 भेजे हैं, तो कुछ लोगों ने 20,000 भेजे हैं। ऐसे लगभग बहुत हजारों लोगों ने मदद की है, और उनकी सबकी सहायता से ये सारी चीजें साबित हुई है। तो आपने इसका मतलब 2010 में ही क्राउड फंडिंग जिसे कहते हैं जी वो कराई और आपको छोटे छोटे लोगों ने भी पैसा भेजा। हाँ जी तो 30 लाख रुपए आपने के खर्च हुए एक बार में। तो जी। उसमें कोई सरकार से या किसी कंपनी से कोई सहायता नहीं मिलती है? थोड़ी सहायता मिली भी थी। तो जब महाराष्ट्र के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे अशोक सर जी, तो उन्होंने फिर थोड़ी 1 लाख की सहायता की थी। उसके अलावा कुछ बैंक थे जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोटक महिंद्रा, सेंट्रल बैंक, इन्होंने भी थोड़ी थोड़ी सहायता की थी। तो थोड़ी थोड़ी सहायता की, तो सब मिला के करीब 30 लाख रुपए का आपका खर्चा हुआ एक बार में। आप 2 बार जा चुकी हैं, तो इसका मतलब आपका 2 बार में 60 लाख रुपए खर्च हुआ। तो जब आप पहली बार पहुंची वहां पर, तो आप पूरी चढ़ाई नहीं कर पाई थी पहली बार में? जी, पहली बार ही मैं बस 7,350 मीटर तक पहुंच पाई थी, क्योंकि वहां का जो वातावरण था, वो वेदर जो कंडीशन था, वो मेरे लिए क्लाइंबिंग के लिए सूटेबल नहीं था। और क्योंकि मेरी क्राउड फंडिंग के चक्कर में मेरी जो सारे फंडिंग के अरेंजमेंट है वो थोड़े लेट हुए थे। तो उस वजह से मुझे मेरी जो ट्रिप है थोड़ी लेट स्टार्ट करनी पड़ी, जिस वजह से मुझे फास्ट क्लाइंब करना पड़ा, जिस वजह से मेरी बॉडी एक्लेमेटाइज जल्दी नहीं हो रही थी। उस वजह से जो मेरा शेड्यूल था, जो मेरा समिट विंडो था, वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। और कई बार इनफैक्ट 2 बार मुझे एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो गया था, लो ऑक्सीजन की वजह से, जहाँ पे मेरी मेमोरी पूरी चली गई थी, मुझे कुछ याद नहीं था, मैं चल नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। इस सारे चक्कर में, जो क्योंकि एवरेस्ट हम जब क्लाइंब करते हैं, हम सीधे बेस कैंप से ऊपर नहीं क्लाइंब करते हैं। हम बेस कैंप में रहते हैं 4-5 दिन, कैंप वन जाते हैं एक दिन, बस टच करके वापस नीचे आके रुकते हैं, फिर दूसरी बार कैंप वन जाते हैं, एक रात रुकते हैं, कैंप टू टच करके वापस नीचे आते हैं, फिर बेस कैंप आते हैं। तो ऐसे हम एक्लेमेटाइज हमेशा स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं, ताकि हमारी बॉडी उसे यूज टू हो जाए। तो ये जो आप बता रही हैं, इसका मतलब जो आपने जैसे बताया 7,350 मीटर आप चढ़ी, तो 7,350 मीटर चढ़ने में आप ऊपर जाती थी, फिर आप वापस आती थी, फिर ऊपर उससे थोड़ा और बढ़ती थी। तो इसका मतलब तो आपकी जो चढ़ाई थी, अगर उसको पूरा जोड़ा जाए तो काफी ज्यादा आपने चढ़ाई करी होगी, जो भी कोई करता है। जी, वैसे तो माउंटेनियरिंग में यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, बट बाय एंड ऑफ द डे आपने फाइनली कितने हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे गए हो वो देखा तो जाता कितना टोटल एल्टीट्यूड है माउंट एवरेस्ट का? है। एवरेस्ट इज एट 8,848 मीटर्स। तो उसमें से आप 7,350 पहुंची। तो जी, उस वक्त जब आप वहां जा थी तो कितने लोग आपके साथ थे? मैं जब गई थी पहली बार, तब मैं मेरी टीम में 16 लोग थे, और इसे इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन कहा गया था, और मैं इस एक्सपीडिशन की टीम लीडर थी।
और इको एवरेस्ट इसलिए क्योंकि एवरेस्ट माउंटेन पे भी बहुत सारा ट्रैश है, बहुत सारा गार्बेज है। और हमारा जो एक्सपीडिशन टीम था एशियन ट्रेकिंग द्वारा, हम जो भी पहाड़ से ट्रैश नीचे कलेक्ट करता है हम उसे रेन्यूमरेशन दे देते हैं एज अ रिवॉर्ड। और हम भी बहुत सारा जो कूड़ा कचरा है, जैसे यूज ऑक्सीजन सिलेंडर है या कोई टेंट है जो आप वहीं पर छोड़ जाते हो क्योंकि आपको सामान नीचे दोबारा कैरी नहीं करना है, तो ये सारी चीजें हमने लगभग 10,000 टन जो चीजें थी वो हमने सारी नीचे ली थी। 10,000 टन? हाँ, सिर्फ 16 लोगों ने नहीं, सारे लोगों ने, क्योंकि जैसे आप 1 किलो अगर कुछ लाके हमें दोगे कूड़ा तो हम उसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड देंगे। वैसे कर करके जो सारे क्लाइंबर्स है, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, सारे उन्होंने तो क्लियर किए थे। कितनी लड़कियां थी इस आपके एक्सपीडिशन में, इस जब आप चढ़ रही थी? जी, मेरी टीम में लगभग 3 लड़कियां थी। जी। दो यूएस, एक कनाडा से थी, एक यूएस से थी और मैं इंडिया से थी। और इंडिया से और भी लोग थे, मेल या और भी कोई पुरुष वगैरह भी थे जी, जो चढ़ इंडिया रहे थे? से लगभग 1-2 लोग और थे। और तो इसका मतलब ये इसमें सब मिक्स्ड थे, सब सब कंट्रीज के लोग चढ़ रहे थे। जी, तो जब आप ऊपर चढ़ी, और तो आपको कभी भी डर नहीं लगा कि मैं इस तरह चढ़ रही हूँ और कोई बात हो गई, जैसे आपने बताया आपको मेमोरी लॉस हुआ या सब दिक्कतें आई, तो उस वक्त आपको, आपकी हिम्मत ने तब ये नहीं कहा कि मैं क्यों फंस आ गई यहाँ पर, इससे तो मैं मुंबई में बहुत अच्छी थी? जी, डर तो बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि जब हम फंडिंग के लिए सब गैदर कर रहे थे, कहीं मेरे डैडी ने बहुत सारी मेहनत की थी। हमें याद है सब जगह धूप में हम भाग रहे थे। और मैंने बहुत सारे लोगों ने डैडी को भी पूछा था कि आप अपनी लड़की को एवरेस्ट पर क्यों भेज रहे हो। तब उन्होंने वही कहा था कि अगर किसी का समय आता है जाने का तो केले के छिलके पे फिसल के भी चले जा सकते हैं। तो उस वजह से हम खुद को क्यों रोके, जो है लाइफ उसे, हमारे जो ख्वाब है उसे पूरे करेंगे, एकदम बिंदास तरीके से रहेंगे और जो हमारी ड्रीम्स है हम उसे हमेशा अचीव करेंगे। तो जब आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाई तो उस वक्त आपको कैसा लगा? थोड़ा सा बुरा लगा था बट खुशी भी थी क्योंकि मेन जो हम पहाड़ पे हमेशा देखते हैं कि हमारा जो गोल है वो ऊपर जाना नहीं होता है, हमारा गोल है कि सेफली वापस लौटना है। तो वो डेफिनेटली, मैं, वो कहते हैं ना सर सलामत तो पगड़ी 50, अगर मैं जिंदा हूं तो एवरेस्ट एक बार नहीं 10 बार भी चढ़ सकती हूँ। सो आई वाज हैप्पी दैट आई वाज अलाइव। उसके बाद आप दोबारा भी चढ़ी हैं, जी। तो दोबारा आप क्यों, मतलब, और 1 साल बाद ही आप चढ़ गई दोबारा, लेकिन उस बार भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई, जी। तो उसका उसका कुछ बताएंगे, ऐसा क्या हुआ? जी, दूसरी बार मैं जब गई थी मैं चाइनीज साइड से गई थी और 2011 में चाइनीज साइड से अगर आप डेटा भी देखोगे तो बहुत कम लोगों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया था क्योंकि उस साल उस साइड पे वेदर बहुत ही खराब था। भले हम वेदर फोरकास्ट चेक करके जा सकते थे, जाते थे, पर फिर भी पहाड़ का जो वेदर है वो आप 100% एक्यूरेटली कभी फोरकास्ट नहीं कर पाओगे। सो हम जब समिट पुश के लिए गए थे तब स्नो स्टॉर्म आ गया। मैं बस 8,000 मीटर तक पहुंच चुकी थी और 800 मीटर बस बाकी था और 4 घंटे चाहिए थे बस। पर इस स्नो स्टॉर्म की वजह से हम सभी को नीचे आना पड़ा क्योंकि हवा बहुत ही तो तेज थी। उस वक्त तो बहुत ज्यादा डिस आपको बहुत निराशा हुई होगी। निराशा की बात नहीं है, थोड़ा ऑफकोर्स थोड़ा तो बुरा लगेगा ही क्योंकि इतने पास थे। बट वही था क्योंकि जो पहाड़ से मैंने सीखा है कि लाइफ में हमेशा जीतना नहीं होता है, जो पेशेंस मैंने सीखा है वो मैंने माउंट एवरेस्ट से ही सीखा है। सो तो यस। उसके बाद आपने फिर कोशिश नहीं की दोबारा जाने की? उसके बाद मेरे लाइफ में थोड़े से चेंजेस हुए। मैं रग्बी खेल रही थी, मैं गिर गई और मेरे पैर की सर्जरी हुई। और जब मेरी पैर की सर्जरी हुई तो मुझे रिकवरी, स्पोर्ट्स वगैरह, मेरी बहुत सारे लाइफस्टाइल वैसे चेंजेस हुए और फिर मुझे साइकिलिंग में जाना पड़ा। तो वहां पे मेरा एक थोड़ा यू टर्न हो गया। तो आपने फिर उसके बाद अपना ध्येय साइकिलिंग पे कर लिया? तो मुझे सिर्फ, क्योंकि अब मैं साइकिल के बारे में आपसे पूछूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि दोबारा भी आप 30 लाख रुपए इकट्ठे किए, वो कहां से आए? जी, ये सारे क्राउड फंडिंग से ही आए थे। और दोबारा जो, भी 30 लाख इकट्ठे आए? जी, ये तो जो इसका सारे मतलब, 60 लाख थे ये यहाँ वहां से थोड़े थोड़े लोगों ने, और कुछ जो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस की आपकी थोड़ी देर पहले नाम बताए, सब उन्होंने ही हेल्प की। जी, तो अब आप इसके बाद आपने बताया कि आप रग्बी, तो रग्बी भी आप खेलती थी? हाँ जी, बॉम्बे जिमखाना के लिए। जी, और उसके बाद आप गिर पड़ी और आपकी सर्जरी हुई, तो जब साइकिलिंग पे आप आई, तो साइकिलिंग में आपको दिक्कत नहीं हुई पाँव में, जब आप बता रही थी कि आपकी सर्जरी हुई थी? मेरी जब ये इंजरी हुई थी, ये इंजरी के 2 साल बाद भी मेरी रिकवरी उस तरीके से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। पर तभी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि यू आर नॉट फिट टू रन।
उन्होंने मुझे कहा था आप दौड़ने के लिए अभी तक फिट नहीं हो। 2 साल बाद भी वो यही कहते रहे और यही गलती मैं करती रही कि मैं बस उन्होंने जो कहा है उस पर फोकस करती गई कि मैं भाग नहीं सकती, मैं भाग नहीं सकती, मुझे शांति से थोड़ा बैठना है, आराम करना है। बट फिर मैंने सोचा कि मैं उस चीज पे क्यों फोकस कर रही हूँ जो मैं नहीं कर सकती, मुझे उस चीज पे फोकस करना चाहिए जो मैं कर सकती हूँ। तो तभी मैंने फिर मेरी साइकिल उठाई और मुझे सभी को यही एग्जाम्पल देना था कि प्रॉब्लम पे ध्यान ना दे, जो सोल्यूशन है उस पे ध्यान दे। डॉक्टर ने ये कभी नहीं कहा कि तुम साइकिल नहीं चला सकती, इसलिए मैंने पूरे देश में साइकिल चलाने की तब ठान ली। तो पूरे देश में साइकिल आपने करी, ये कौन से साल में की? ये मैंने किया 2017 और 2018 में। और आप साइकिल में आपके संग और कितने लोग चले साथ में या आप अकेली? जी, हमारे साथ एक और हमारे जो कलीग, जो हमारे रोड ट्रैक्टर मेंबर थे जी। वो थे, और हम दोनों ने, जो मेन कॉज था कि हमें लगभग 400 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में हमने साइकिलिंग के द्वारा उनसे इंटरेक्शन किया और उन्हें क्लीनलीनेस, हाइजीन, एजुकेशन, जो रोटरी का एंड पोलियो कैंपेन है, इन सारी चीजों के बारे में हमने उन्हें ज्ञान दिया। तो ये पूरा कार्यक्रम रोटरी क्लब के द्वारा आपको जी, स्पॉन्सर इन किया गया था? एसोसिएशन विद रोटरी क्लब। नहीं, इसमें भी खर्चा हुआ होगा, साइकिल से जब इसमें आप जा रही खर्चा हैं? तो वैसे बहुत कम हुआ, जी। क्योंकि जी जरूर हम 6 महीने रास्ते पर थे, हमारा खाना पीना, पर जो पूरे भारत के जो रोटरी क्लब्स है, जो सारी हर जगह है, तो हम जहां जहां जाते थे हम एक एक क्लब के पास रुकते थे, तो वो हमारे लिए जो हमारी जो लॉजिस्टिक्स है वो संभालते थे। तो महाराष्ट्र से आपने शुरू किया, मुंबई से? नहीं, हमने शुरू किया हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, आप हिमाचल गए, तो हिमाचल से आपने शुरू किया और फिर कहाँ गई उसके बाद? सो 2 अक्टूबर 2017 को हिमाचल से शुरू किया, फिर हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, फिर वापस बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक का नॉर्थ कट करके आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश के बाद पूरा आंध्र करके तमिलनाडु बेल्ट, केरला बेल्ट, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो काफी आपने तो, इसका मतलब हाँ, जैसे है 18 स्टेट आपने कवर किए जी, 18 और स्टेट्स, 5 9 टेरिटरीज। 5 यूनियन टेरिटरीज, तो ऑलमोस्ट 23 आपने कवर कर लिए। जी, तो आपको अलग अलग, आप प्रदेशों में जा रही थी, अलग अलग जगह जा रही थी, हर जगह का खाना, हर जगह की भाषाएं अलग अलग हैं, तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई आपको वहां पे अपने को एडजस्ट करने में? जी बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट यही ब्यूटी थी, क्योंकि जो जो हमारे जो होस्ट रहते थे हर एक शहर में, वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी या हिंदी तो बोल ही पाते थे, तो नॉर्थ में वैसे बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हिंदी तो सभी बोल लेते हैं। और वहाँ की कल्चर जानने में बहुत ही मजा आया और बहुत सारी चीजें सीखने मिली। बहुत सारी जो लाइफ हैक्स मैंने उनसे इंस्पायर होकर साइकिलिंग के टाइम अडेप्ट किए। बस साउथ में थोड़ी सी दिक्कत हुई, पर मेरे जो को साइकिलिस्ट थे वो साउथ इंडियन थे, तो फिर वैसे वो मैनेज हो गया। तो आप कितने किलोमीटर टोटल आपने कवर किया इस साइकिल पे? वैसे अगर आप देखोगे तो साइकिल चलाते समय हमने 22,000 के ऊपर साइकिल चलाई है, 22,000 किलोमीटर के ऊपर। पर एक चीज जो हुई कि इसके अलावा जो हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का डिस्टेंस था वो रहा है फॉर 19,400 किलोमीटर्स। तो ये आपका रिकॉर्ड बना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जी, तो इसको कौन मॉनिटर कर रहा था? जी पहले तो एक ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्ड था जो 18,900 किलोमीटर्स का था। उसके अलावा ये जब हमने राइड शुरू की थी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमें एक बहुत ही लंबी चौड़ी लगभग 42 पेजेस की गाइडलाइंस दी थी जो हमें फॉलो करनी थी। हर एक मोड पे हमें रिकॉर्ड करना था। जो मैं गार्मिन की घड़ी पहन रही हूँ फिलहाल, ये इसमें जीपीएस है, वो जीपीएस द्वारा पूरा हमारा स्पीड, हार्ट रेट, मतलब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं या सचमुच साइकिल चला रहे हैं, या ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती थी। और वो सारा रिकॉर्ड फिर हमें कंपाइल करके हमें गिनीज को सबमिट करना पड़ा, और पूरे वेरिफिकेशन के लिए भी उन्होंने लगभग 1 साल से ज्यादा समय लिया। और उसके बाद आपको वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड मिला, तो जी, उसमें आपको कुछ राशि नहीं प्राप्त हुई वैसे, पर हाँ हमें गिनीज के द्वारा जो उसका सबसे वैल्यूएबल सर्टिफिकेट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, वो मिला कि भाग्यश्री सावंत इज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर साइक्लिंग लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन अ सिंगल कंट्री बाय तो कवरिंग 90,000 किलोमीटर्स। तो वो अभी तक रिकॉर्ड बरकरार है या किसी और ने उसको? अभी तक बरकरार है।
बकरा। तो जब आप ये करके आई तो क्या आपको किसी ने, सरकार ने या क्लब में, तो आप रोटरी वाले थे तो उन्होंने तो सम्मानित किया होगा, आपको सम्मान मिला जब आप लौट के आई ये करने के बाद, इतना बड़ा अचीवमेंट करके? रोटरी में हाँ, पर उसके अलावा नहीं। कोई सामाजिक और समाज ने या सरकार की ओर से कोई आपको नहीं मिला? क्योंकि आपने इतना अच्छा कार्य किया, आप स्कूलों में गई और स्कूलों में आप नहीं मिला, क्योंकि आपने इतना अच्छा कार्य किया, आप स्कूलों में गई और स्कूलों में आपने काफी अवेयरनेस क्रिएट की, पोलियो वैक्सीनेशन और सफाई और हाइजीन वगैरह की। जी। तो उसके बाद जब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद फिर आप टेडेक्स में कहां से आई कि आपने ये टेडेक्स में अपने मोटिवेशनल स्पीच देनी शुरू की? जी, ऐसे ही एक हम जब साइकिल चला रहे थे तब एक रोट्रैक्टर थे बेलगांव से, और उन्होंने तब मुझे टेडेक्स के लिए इनवाइट किया, जो उनके द्वारा आयोजित हो रहा था, कि भाग्या जी आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, हम चाहते हो कि आप इस टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पे आके आपकी स्टोरी बताकर, कि जैसे जब आपकी इंजरी हुई थी, जहाँ पे लोग सारे अपने होप्स गिव अप कर देते हैं, आपने वहां पे एक दूसरा चैप्टर लाइफ का खोला और उन्हें बताया कि लाइफ यहाँ रुकती नहीं है, जहाँ पे आपके कुछ चैलेंजेस आते हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करना है कि एनीथिंग इज पॉसिबल जब आप डिटरमाइंड हो और जब आप सोचते हो। तो एग्जैक्टली वही बस हमने किया, और उसी द्वारा हमें इस प्लेटफॉर्म पे मेरी जो कहानी है मुझे बताने का मौका मिला। तो उसके बाद अब मैं आपको फिर वापस ले चलता हूं, नहीं अभी एक रह गया है, आपको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला साइकोलॉजी रिसर्च में, लेकिन वापस ले चलता हूं, आपने बताया था 12th तक कि आपको एग्जाम्स में दिख, पर उसके बाद आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? 2 साल जब मैं कंप्यूटर साइंस की एग्जाम नहीं दे पा रही थी, तो फाइनली मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने मम्मी को बोला कि क्या करूं मैं कंप्यूटर साइंस करके, मुझे इंजीनियर बनना है नहीं, पायलट बनना था, बट फिजिक्स मुझे पसंद है नहीं, तो पायलट इज रूल्ड आउट। एंड जब उसी दौरान मैं एवरेस्ट होकर आई थी, तब मैंने बहुत ही मेरे लाइफ में चेंजेस हुए, मुझे ह्यूमैनिटीज जो लाइफ है उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट हुआ, और बस दोबारा मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। लेकिन कहते हैं कि जो आर्ट्स की जो एग्जाम्स है वो कंप्यूटर साइंस की पहले हो रही थी, तो बस आर्ट्स एग्जाम शुरू होने के 1 हफ्ते पहले मैंने मेरी जो स्ट्रीम है वो कंप्यूटर साइंस से आर्ट्स में स्विच की। 1 हफ्ते में मैंने पूरा जो मेरे साल का सिलेबस था वो पढ़ा, और आर्ट्स की एग्जाम देके मैंने 12th वहां पे क्लियर की, और उसके बाद फिर एमडी कॉलेज में मैंने साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस के साथ ग्रेजुएशन किया। तो आप ग्रेजुएट हैं या आपने उसके बाद भी पढ़ाई की? वहां तक तो मैंने साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर में डबल ग्रेजुएशन किया था। जो मेरी वाइस प्रिंसिपल थी सुंदरी गांधी मैम, उन्होंने अच्छी तरीके से बहुत गाइडेंस किया और कहा कि सिर्फ ग्रेजुएशन में पढ़ाई खत्म नहीं होती है। तो उनके ही सपोर्ट से फिर मैं बैंगलोर आई एमएससी साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, और फिर यहाँ पर बैंगलोर में मैंने 2015 से 2017 तक मेरी जो एमएससी साइकोलॉजी की पढ़ाई है वो पूरी की। जी, क्योंकि डॉक्टर सुंदरी गांधी जी हमारे कार्यक्रम में आती रहती हैं, उन्होंने ही आपका नाम हमें रिकमेंड किया था और बताया था कि आप उन्हें लीजिए, उन्होंने इतने अचीवमेंट किए हैं। आपको यंग साइंटिस्ट अवार्ड ही मिला, आप अवार्ड मिला आपको, और उसमें मिला कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रिसर्च के बाद। बहुत संक्षिप्त में बताइए, समय का अभाव है। जी जरूर। बचपन से मेरी नानी जो थी वो टीचर थी, और मेरी मम्मी जो थी उन्हें वो चाहती थी कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स में रहूं। तो जब मैं पढ़ाई भी करती थी, मैं क्लासरूम में भी हमेशा अव्वल नंबर से फर्स्ट आती थी, और स्पोर्ट्स में भी हमेशा सबसे आगे रहती थी। तो ये जो बैलेंस मुझे बना के रखना था और एक एग्जाम्पल सेट करना था कि दोनों हम बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि विदेशों में अगर आप देखोगे, या तो आप पढ़ाई में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, दोनों आपके लिए ठीक है, बट हमारे देश में हमें दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और यही एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैंने मेरे जो दोनों पैशन है उसे साथ में लाया। एज अ साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी रिसर्च में कर रही थी, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो मैंने लगभग 17 to 18 रिसर्च किए हैं, जिसमें मेरे को इंटरनेशनल नेशनल बेस्ट पेपर अवार्ड्स भी मिले हैं। तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइकोलॉजी में जब मैंने मेरी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च प्रेजेंट की थी, तो उसके लिए मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला, क्योंकि तब इन 2015 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की फील्ड इतनी वास्ट तो थी। अब आपका क्या आगे पढ़ने का और इरादा है, पीएचडी वगैरह करने का इरादा है या यहीं? जी जरूर, क्योंकि पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों पे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज वह नहीं। इस वक्त आप क्या कर रही हैं?
फिलहाल मैं जो डिकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया है और वहां पर मैं जो माउंटेन स्पोर्ट्स है उसके लिए काम कर रही हूँ ब्रिगेड रोड बैंगलोर में। और बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे जो पहाड़ पे लोग जाते हैं उन्हें गाइडेंस देने का मौका मिलता है कि क्या गेयर कितना जी इम्पोर्टेंट होता है। जी। अब चलते चलते भाग्यश्री जी क्या एक संदेश देना चाहेंगी युवा पीढ़ी को? चलते चलते मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आपके जो भी ख्वाब है, जो भी ड्रीम्स है, उस पे आप हमेशा डटे रहिए। बहुत बार हमें डर लगता है कि अगर मैं नाकामयाब हुई तो क्या करूंगी, तो ये जो डर होता है वो बस उस क्षण भर के लिए होता है। फेलियर या सक्सेस है उसके बारे में आप चिंता ना कीजिए क्योंकि नाकामयाबी तो हमेशा रहती ही है। जब आप अगर कुछ नहीं करोगे तो आपको लाइफ भर रिग्रेट रह सकता है कि मैंने ये क्यों नहीं किया। तो जी, जस्ट गिव इट अ ट्राई। आपका जो सपना है उसमें आप हमेशा 100% दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यश्री सावंत जी आपका कि आपने इतनी चुनौती भरी जिंदगी जी है और जी रही हैं और उसके बाद भी आप आगे चुनौती लेना चाहती हैं। ये आपकी स्वैच्छिक चुनौतियां लेने की जो आपकी एक आपके अंदर कामना है, एक जील है, मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही प्रेरणादायक होगी सभी के लिए, यंगस्टर्स के लिए भी और बड़ों के लिए भी, क्योंकि आपने बहुत बहुत ऊंचाइयों को छुआ, जो वास्तव में ऊंचाई छुई कि आप इतनी ऊंचाइयों को छू के और तो भी हार नहीं मानी। ये लेग इंजरी होने के बाद भी आपने साइकिल में एक विश्व का एक कीर्तिमान स्थापित करके वर्ल्ड बुक्स ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में आप आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाग्यश्री सावंत जी। आज का कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सारोकार न्यूज के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पे भी किया गया। एंड अवर एंड्योर इज to enlighten you with the current topics in our morning edition of Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. And tomorrow our topic is challenges for first generation entrepreneurs. And our panelists are Professor Dr. Mohanlal Agrawal, President Indo-Gulf Management Association Dubai, former Professor Marketing Innovation and Management IIM Lucknow, Professor Dr. Srinivasan R, Professor and Head KIET School of Management Delhi NCR, Mr. Subrata Mukherjee, President Indian Business and Professional Council United Arab Emirates, and Professor Abraham Oe, Board Advisor Gulf American University UAE. So please tune in tomorrow for Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यश्री सावंत जी आपका कि आप हमारे संग जुड़ी। हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग के दर्शकों को आपने बहुत बहुत दिलचस्प बातें बताई हैं। बातें बहुत करने का मन कर रहा है, आपसे और भी सुनना चाहते हैं, समय अभाव है। फिर कभी देखिए शीघ्र मिलने का कोशिश करेंगे जिससे और आपसे जानकारी ले सकें। और बहुत बहुत